इस दौरान इनका झगड़ा इतना बड़ा कि यासर ने इसको पकड़ा और जोर से इसका सर जो है ना वो दीवार के साथ पटक दिया। वो इसके सर को चोट लगी तो यासर ने इसको नहीं देखा और उस बच्ची को उठाया, बाहर से दरवाजे को लॉक किया और अपनी वालदा के घर चला गया। रात को 1:30-2 बजे का टाइम था। उसकी वालदा ने कहा तुम आए हो तो वो मेरी बहू नहीं आई। उसने कहा वो बहू अपनी दादी के घर चली गई थी तो ये पोती संभालें, और वो पोती देखे ना, वो भी 2 दिन से जगराते में था क्योंकि इसकी टेंशन में लगा हुआ था। वो अपने कमरे में गया और जाते थोड़ी देर के बाद उसको नींद आ गई, वो सो गया। सुबह था ईद का दिन, सबको जगाने लग गए, यासर को भी उठाया, इसको कहा कि ईद है तो उसने कहा वो रात को तो मैं ऐसे नीली को पटक के आ गया था तो मुझे लगता है वो मर गई है, मैंने तो उसको कत्ल कर दिया। जब उसकी वालदा और बहनों को पता लगा तो वो बड़ी हैरान हुई, परेशान भी हो गई। उन्होंने रोना पीटना शुरू कर दिया कि हमारे 9 बहनों का इकलौता भाई है तो अब इसको फांसी हो जाएगी। तो शोर इतना बड़ा कि उनकी ईद सारी खराब हो गई। और जो उसके जो बड़े बहनोई थे उनमें एक बहनोई जो था ना वो बड़ा समझदार था, उसने कहा थोड़ा सा हौसला करें, बात क्या हुई है। फिर इसने बात बताई, उसने गाड़ी पकड़ी, यासर को लिया और उस फ्लैट पर पहुंच गए। जैसे उसने दरवाजा खोला तो देखा तो उसके सर से ना खून बह रहा था और बह के जम गया हुआ था, काफी सारा बह गया था। उसने जब सांस चेक की तो वो देखा कि वो अपनी जान से जा चुकी। उसने कहा ये तो मर गई है। मरने का सुनते ही वो सारे परेशान हो गए। उन्होंने जैसे इसकी वालदा को फोन किया तो उनके घर में कोहराम मच गया। अब ये सारी बातें मैं आपको ऐसे बता रहा हूं कि जब मैंने यासर का इंटरव्यू किया ना तो उस अपने वालदैन की कहानी उसने बताई, और जब मैं उसकी बहन नीली की बहन से बात की तो अपना वो सारा जो तरीकाकार है वो उसने बताया। अब ये क्या हुआ कि जब ये सारा मामला ऐसे हो गया तो जो बहनोई था बड़ा, उसने जाके कहा कि ये फ्लैट को ताला लगाओ और वापस चलो। घर आए, मुशावरत शुरू हो गई। उसने कहा देखो माँ जी, ये अगर हमने जरा सा ज्यादा शोर होगा किया, लाश सामने आ गई तो फिर हम में से कोई भी नहीं बचेगा, तो यासर तो बिल्कुल नहीं बचेगा। अब फिर से एक दफा सबने रोना कुलाना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि बहनोई ने कहा कि हमें ऐसा करना चाहिए कि उस लाश को ना ठिकाने लगा दें। तो इन्होंने कहा कि अब ईद का दिन है, दिन के टाइम तो बड़ा रश है, तो इन सब घर वालों ने रात का इंतजार शुरू कर दिया। अब एक ऐसी ईद भी गुजरी कि जिसमें सारे घर वाले सोगवार हैं, किसी के मुंह पे मुस्कुराहट नहीं। और सारा दिन इन्होंने इस तरह गुजारा कि किसी तरह ईद का दिन खत्म हो जाए, रात पड़ जाए और उस रात में ये लाश को ठिकाने लगा दें। रात होती है, 8-9 बजे के करीब ये निकलते हैं, वहां जाते हैं, फ्लैट खोलते हैं। ये बहनोई क्या करता है कि रजाई लेता है, उसमें इसको लटाता है, रजाई को फोल्ड करता है, ऊपर से रस्सी बांधता है, और जहां वो रात को मंडी के बाहर 2 मजदूर सोए होते हैं उनको उठाता है, उनको कहता है यार हमारा एक फ्लैट में सामान पड़ा हुआ है, वो गाड़ी बड़ी गाड़ी की जो है ना डिग्गी में रखना है। वो मजदूर कहते हैं इतने पैसे लेंगे। वो जब उठाते हैं तो थोड़ी सी भारी उनको लगता है, उसमें क्या कहते हैं कि रजाइयों में क्या है। वो कहते हैं यार हमारा जरूरी सामान है तो आपने बस गाड़ी तक रखना है। उन्होंने गाड़ी में रखा और मजदूरों को इन्होंने दिहाड़ी दी, वो जो पैसे देने से दिए, यहाँ से रवाना हुए। इन्होंने गाड़ी भगाई, भगाते भगाते वो उसी गंदे नाले के पास पहुंचे। अब रात का टाइम था, सर्दियों के दिन थे। इन्होंने कहा कि ये ना हो कि किसी को पता चल जाए, तो इन्होंने उस गंदे नाले के किनारे पे ना जल्दी जल्दी वो रजाई बंद, रजाई के अंदर जो रखा होता ना, मैं वो आपको बताना भूल गया कि रजाई के अंदर इन्होंने 2 बोरियों में उस लाश को पाया। कहते हैं कि एक हमने पाँव की तरफ बोरी चढ़ाई और एक सर की तरफ, क्योंकि बोरी का साइज छोटा सा, लड़की की हाइट ज्यादा थी, तो फिर इन्होंने 2 बोरियां बनाई ताकि उसका, लेकिन वो 2 बोरियों से जब इन्होंने पकड़ के अंदर रजाई में रखा था ना, तो इन्होंने ये किया कि वहां जाकर रजाई को खोला और बोरियां दोनों उठाई और बोरियां इन्होंने गंदे नाले में फेंक दी। वो उठाने और गिराने के दौरान ऐसा हुआ कि उसका एक हाथ जो है ना वो बोरी से बाहर आ गया। वो एक हाथ बाहर आना ही वो लाश की निशानदही का बायस बना। अब जब ये इन्होंने लाश को तो फेंका तो फिर कहते हैं कि हमने ना दौड़ लगाई और वहां से चले गए। उसने अपने बहनोई को इसी को फोन किया, मेरी जो बहन है वो ईद की रात से घर नहीं पहुंची। तो उसने कहा कि भाई मेरी तरफ से तो चली गई थी कि मैं आज चांद रात है, मैं माँ अपनी दादी के पास जाऊंगी, बहनों के पास, और ईद वहां करूंगी, तो मेरे से तो नाराज होकर गई है, तो मैं तो उसको खुद नहीं बुला रहा। अब वो बहनें भी परेशान हो गई। ईद का दिन, टरू का दिन उन्होंने गुजारने का, हो सकता है किसी दोस्त के पास झगड़ के चली गई हो, क्योंकि अमीर जादी थी, उसको भी डर नहीं था। लेकिन जब ईद और टरू गुजर गया तो तीसरे दिन उन्होंने पुलिस में रपट करा दी कि जी हमारी बहन गायब है। इस तरह 3 दिन तो पहले ऐसे गुजर गए।
3 दिन पुलिस ने गुजार दिए। छठे या 7वें दिन जाके पुलिस को सुराग मिला, और जिस रोज सुराग मिला तो उसी रोज क्या हुआ कि ये यासर को दुबई भिजवाने का इंतजाम हो रहा था। पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। अब जब गिरफ्तार किया तो उन्होंने साथ ही, जब इसने बताया कि मेरे बहनोई ने ये लाश को ठिकाने लगाने में मेरा साथ दिया था, उन्होंने बहनोई को ही पकड़ लिया। अब दोनों अंदर हैं। ये सारा ना वाकया सामने आ गया। तो मैंने उसको पूछा, इंस्पेक्टर को, कि अब क्या बनेगा। उन्होंने कहा मैं दोनों का चालान बनाया है और ये दोनों जेल जाएंगे। कुछ दिन गुजरे तो मैंने इंस्पेक्टर से पूछा कि कैसे क्या बना। वो कहते बाट साहब, मुझे ना इन्होंने उस वक्त, यानी इतने साल पहले का वाक़या है, उस वक्त 5 लाख की ऑफर करवाई कि 5 लाख ले लें, सिर्फ बहनोई का नाम जो है ना वो आप FIR में दर्ज ना करें कि ये इसने लाश साथ में ठिकाने लगाई, सिर्फ मुलजम का नाम लिखें, क्योंकि मुलजम ने तो किया है। उनका मकसद ये था कि बहनोई बाहर होगा तो इस केस को सारा फाइट करेगा, क्योंकि करोड़पति तो वो पहले से थे। लेकिन वो इंस्पेक्टर ने कहा कि मैंने वो 5 लाख की ऑफर ठुकरा दी। मैंने कहा नहीं, ये लड़की के साथ बड़ी ज्यादती हुई है, तो इन दोनों के जेल में जाना चाहिए। कहते मैंने चालान भरा, दोनों को जेल भिजवा दिया रिमांड के बाद। तो उसके बाद से ना मेरा काम खत्म हो गया। अच्छा, मैंने ये फीचर लिखा, जब शाया हुआ, नीली की मैंने तस्वीर लगाई तो बड़ी दुनिया ने पढ़ा। तो उसके बाद ना मुझे कुछ फोन भी आए और खतूत भी मिले कि नीली के वाक़या का क्या बना है, हमें बताएं। तो कुछ अर्से बाद ना मेरा भी जेहन में आया कि यार इसका फॉलो अप तो लें कि दोनों, वो शोहर भी पकड़ा गया था और बहनोई भी। तो एक रोज क्या हुआ कि उसी इंस्पेक्टर के पास में गया तो मैंने उसको कहा कि वो नीली वाले वाक़या का क्या हुआ। कहते बाट साहब वो कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा इसका मतलब कहानी अभी जारी थी। कहते जी कहानी आपने तो समझा कि मुलजम पकड़े गए हैं और कहानी खत्म हो गई। कहानी वहां खत्म नहीं हुई थी, कहानी का वहां से नया सिरा शुरू हुआ। मैंने कहा वो कैसे। कहते एक रोज क्या हुआ कि मैं एक और केस में उसी अदालत में पहुंचा हुआ था कि थोड़ी देर बाद ना अदालत की तरफ से पुकार हुई कि यासर फलां केस में मुलजम यासर पेश हो। अब मैंने वो गिरफ्तार किया हुआ था, मुझे याद आ गया। मैंने कहा अभी यासर को मिलता हूँ, देखता हूँ कि उसका क्या हालात बने। जब वो मुलजम आया तो मैंने देखा वो यासर ही नहीं है। मैंने कहा क्या मतलब। कहते जी बाट साहब इस दौरान उन्होंने मुलजम ही चेंज कर दिया। पैसे का कमाल देखें। मैंने कहा मुलजम कैसे चेंज कर। कहते फिर मैं आगे हुआ हूँ, मैंने उस जो सो कॉल्ड यासर बनाया हुआ था ना उसको जाके पूछा है मुझे जानते हो। उसने ऐसे मेरी आंखों की तरफ देखा। इंस्पेक्टर कहता है देख के तो मुझे, मेरा सामने नेम प्लेट लगी हुई थी, तो मेरा नाम पढ़ के कहता है कि आप इंस्पेक्टर जावेद हैं। तो कहता है मैं इंस्पेक्टर जावेद वो इंस्पेक्टर हूँ जिसने असल यासर को गिरफ्तार किया था। वो इतना कहना था कि वो जो मुलजम है ना वो थर थर कांपने लगा। तो उसने कहा मैं ही सर यासर हूँ। उसने कहा बेटा पकड़ा मैंने था मुलजम, तुम यासर नहीं हो, तुम उसका डुप्लीकेट हो। तो वो मुलजम कांपना शुरू। इस दौरान कहता है मैंने देखा तो उसका वो बहनोई और दूसरा बहनोई पीछे से आ गए। इसका मतलब कि उन्होंने बहनोई को भी छुड़वा लिया था और मुलजम तब्दील कर दिया था। मैंने उसको कहा कि भाई ये तो सारा मामला ही खराब हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने जल्दी जल्दी ना पुलिस को कह के, जो जेल पुलिस थी उसको वहां से हटा दिया और मैं अदालत में दूसरे केस में पेश हुआ। उससे चंद रोज बाद इसी केस में अदालत ने मुझे समझ जारी किया, वो जो नोटिस भेजा कि आप यासर के वाकया में, क्योंकि आपने वो पकड़ा था तो आप पेश हो। कहता मैं और क्या चाहता था, मैं चाहता यही था कि इस केस में मुझे बुलाया जाए। मैं जब वहां पहुंचा, अदालत ने मुझे बुलाया तो उन्होंने कहा कि आपका इस केस के बारे में क्या कहना है। तो मैंने कहा सर मुलजम आ जाएगा तो मुलजम के सामने मैं अपना बयान आपको दे दूंगा। उन्होंने कहा जी ठीक है, मुलजम आया क्यों नहीं। उन्होंने कहा सर 2 घंटे हो गए हैं वो ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। अब दोबारा अदालत ने 2 घंटे डिले किया और 2 घंटे के बाद मुझे कहा कि दोबारा से आप अपना बयान दें। तो मैंने कहा सर अगर आप 10 घंटे भी दे देंगे ना तो ये मुलजम आज अदालत में नहीं आएगा। तो जो जज साहब है वो मेरी तरफ ऐसे देखने लगे। कहते क्या मतलब। कहते सर ये है कि मुलजम यासर ये मुलजम ही नहीं है। असल मुलजम जो है उसकी जगह पे जेल में नकल मुलजम भेज दिया गया है और प्रोसिक्यूशन भी इसमें शामिल है, जेल की पुलिस भी इसमें शामिल है। और सर आप जिस मुलजम को 8 माह से जिसकी समाअत कर रहे हैं ना ये जाली मुलजम है, उस पर अदालत अकी बकी रहेगी। और जज साहब ने देखा कि ये तो मेरे भी जो है क्रेडिबिलिटी उसके भी खिलाफ जा रही बात। तो उसने, जज ने फौरी तौर पे कहा ठीक है ये केस का हम अगली दफा नई हेयरिंग करेंगे, उसकी हम नई डेट देंगे। जज साहब ने नई डेट दी और मैं वहां से चला आया।
मैंने इंस्पेक्टर जे से पूछा, मैंने कहा क्या फिर उसके बाद आपको कभी बुलाया? हाँ, मुस्कुराते हुए कहने लगे मुझे किसने बुलाना था उसके बाद, जब जज साहब को पता चल गया कि मैं 8 माह तक एक जाली मुलजम की समाअत करता रहा हूं, जब प्रोसिक्यूशन को पता लगा कि हमने एक जाली मुलजम की चालान और सारे सबूत बना के भेजे हैं, जब जेल के अमले को पता चला कि जिस मुलजम को हम कोर्ट में बार बार पेश कर रहे हैं ये मुलजम ही जाली है, वो कहता है कि इस दौरान मैंने पता कर दिया तो उस मुलजम जो असल यासर था उसको कुवैत भगा दिया गया था। और इस तरह एक ही कत्ल केस में एक ही मुलजम ने सारे डिपार्टमेंट को धोखा दे दिया, कोर्ट को भी धोखा दे दिया, प्रोसिक्यूशन को भी दे दिया, जेल हुकाम को भी दे दिया, और इसके अलावा जो पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी उसको भी धोखा दे दिया। मैंने जब ये सवाल किया ना, उन्होंने कहा नहीं, जब इन्वेस्टिगेशन टीम है ना उसी ने तो ये सारी गड़बड़ की होगी, उसी ने तो ये मुलजम निकाल के तो जो कोर्ट में पहली दफा पेश किया होगा ना जाली के मुलजम, वही तो होगा। इस तरह इन्वेस्टिगेशन पुलिस भी इसमें फंसती थी। तो लिहाजा जज साहब ने यही सोचा कि नीली के केस को यहीं दबा दिया जाए, क्योंकि नीली का केस अगर मजीद इसकी समाअत हुई तो बहुत सारों के पेट से कपड़ा उठ जाएगा। तो जब इंस्पेक्टर जवेद ये बात कर रहा था तो मुझे इशा का वक्त होने वाला था, तो मैंने उनके पीछे अकब में देखा तो एक टिमटिमाता हुआ सितारा जो है ना वो नीचे की तरफ आ रहा था। तो उस तारे को देख के मैंने देखा कि जैसे वो एक नीले रंग का सितारा है और नीचे वो एक अंधेर गुप्त, बिल्कुल जो अंधेरा है वहां आके वो गुम हो गया। तो मैंने साथ ही ये सोचा कि नीली का भी जो पूरा केस है वो हमारे मुआशरे के जो इस तरह के करप्ट लोग हैं उनकी करप्शन में जाके गुम हो गया है, और नीली के कातलों को कभी सजा नहीं मिलेगी। यही हमारी कहानी का अंजाम हुआ, और उसके बाद हमें नीली का जो केस है उसमें कभी कोई मुलज़म गिरफ्तार होते नजर नहीं आया। तो इसके साथ ही हमारी आज की कहानी जो है उसका इख्तिताम होता है। अपने मेज़बान इजाज़त में बट को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।